हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले क्लासेस में आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, क्रॉस पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और क्रॉस पैकिंग में आपने ये भी पढ़ लिया कि वन डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग पढ़ लिया और टू डायमेंशनल पढ़ लिया। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग। तो आप टॉपिक लिखिए, थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग। देखिए, समझेंगे कि थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग क्या होता है। तो आप जानेंगे किसी एक प्लेन में अगर सेकेंड लेयर का गोला रखा गया है, तो सेकेंड लेयर गोले के ऊपर अगर हम थर्ड गोले को रखते हैं, तो थर्ड गोले को रखने से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग। जैसे आप थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे गोले का जो अरेंजमेंट हुआ है वो बिल्कुल एक रो में दिखाया गया है। अब इसके ठीक नीचे का जो गोला है, आप एक दूसरे को टच करते हुए देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दीजिए इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। अब इसके ठीक नीचे, ये भी गोला के नीचे आप ये रखिए, ये रख दीजिए। और अगर आपको रखना है तो और भी आप रख सकते हैं। मान के चलिए, देखिए ये जितने भी सारे आपके गोला को अरेंजमेंट किया गया है, ये सभी गोला टू डायमेंशनल में रखा गया है। किसमें भाई? टू डायमेंशनल में। अब हम क्या करेंगे कि तीसरे लेयर का जो गोला होगा, उस तीसरे लेयर के गोला को इसके ऊपर हम रखते हैं। तो इसके ऊपर रखने से जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग। देखिए, अब यहाँ पे मैं इस तरह से दे देंगे, ये देखिए, फिर इसके नीचे इसको मिला दीजिए, इस तरीके से। देखिए, आप जनरली समझेंगे कि थ्री डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग में जब सेकेंड लेयर के ऊपर में तीसरे लेयर का गोला को जब रखा जाता है, तो रखने से दो प्रकार का वॉइड्स बनता है। वॉइड्स के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे कि दो तरीके से वॉइड्स बनता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जानिए, देखिए इससे पहले जो आपको ग्राउंड में था, जो कि सेकेंड लेयर जो गोला था, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहा है। अब इसके ऊपर हम तीसरे गोला को रखते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल का वॉइड्स का निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा का डिफरेंस लिख लेते हैं। लिखिए, when when a sphere of third layer is placed over the sphere of second layer to form two types of voids, tetrahedral voids and octahedral voids। क्लियर हुई बात। आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए, आप इसको हम मिटा रहे हैं। जानेंगे कि थ्री डायमेंशनल दो भागों में बांटा गया, किस तरीके से इसको कवर करता है। तो ये दो तरीके से थ्री डायमेंशनल का निर्माण होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे, these are टू टाइप्स। अब एक नंबर में क्या है, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। देखिए, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में आप जानेंगे कि देखिए फर्स्ट में ये लिखा एच लिखा हुआ है, इसको एच सी पी बोलेंगे। देखिए, सी से क्लॉज, पी से पैकिंग भी आपका हो गया। तो आप जानेंगे कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम के अनुसार से ही आपको समझ में आएगा कि देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अब थोड़ा सा आप समझेंगे, यहाँ पे जो गोले का जो अरेंजमेंट किया गया है, बताओ ये जो बीच का आइटम लिया गया है, ये वाला आइटम। देखिए, अब बताओ, एक दो तीन चार पांच छह, ये ऊपर में बीच वाला जो गोला है वो छह गोले को टच कर रहा है। इसके ठीक हम नीचे हम क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए
हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस गोले को यहाँ पे जब रखा गया है, ये गोला फर्स्ट लेयर हो गया आपका, जिसको हमने नाम दिया ए। देखिए ये डिफरेंट टाइप का, इसको नाम दिया बी, और ये देखिए सेम है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दे दिया, रिपीट कर दिया, ए दे दिया। तो आप ग्राउंड में समझेंगे इस तरीके से कि माना देखिए ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ये जो गोले दिख रहा है आपका यहाँ पे फर्स्ट लेयर, इसके ठीक ऊपर में सेकेंड लेयर हो गया, और इसके ऊपर थर्ड लेयर हो गया। तो बताओ हम यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि बताओ तीसरे परत का जो गोला है, ये तीसरे परत के गोला फर्स्ट लेयर के गोले के क्या संरेख होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, अगर यही सेकेंड लेयर का जो गोला है, अब इस गोला को अगर हम ऊपर रखते हैं तो बताओ ये फोर्थ लेयर का जो गोला होगा वो सेकेंड लेयर गोले के समानांतर होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो पहले इसका हम लिख लेते हैं, लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ sphere take place in such a way that the sphere of third layer will be similar to the first, and every fourth layers are aligned vertical to the second layer clear is called देखिए हम शॉर्ट में लिख सकते हैं HCP is called हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग समझेंगे। तो आप समझेंगे, आप थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्चुअली जो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग होती है, इस हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में देखिए ये सेकेंड लेयर हो गया आपका। तो सेकेंड लेयर गोला यहाँ पे 3 गोले को टच कर रहा है। बताओ ऊपर नीचे ये देखिए, ये गोला की आपस में 6 गोले टच कर रहा है, ये भी 6 गोले टच कर रहा है। यानी इसको अगर मैं ऐसे दबा दूं, बताओ बीच वाला गोला नीचे 6 एटम को टच कर रहा है और इसके ठीक ऊपर वाले भी 6 एटम को टच कर रहा है। तो बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कहेंगे, 12। क्यों, देखिए ना ये 3 एटम 6 एटम को नीचे टच कर रहा है और 6 ऊपर टच कर रहा है। तो बताओ 6 और 6 कितना हो गया, 12। क्लियर हुई बात। तो आप नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, देखिए जनरली ये आपका एक नंबर में कभी कभी जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आप क्या बताएंगे, 12 बताएंगे। बताओ अब इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट करते हैं। लिखेंगे दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लिखेंगे दिस अरेंजमेंट is called AB क्लियर। बताओ आप जनरली समझेंगे इसके अंदर में और क्या क्या होता है कि इसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है, पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में एटम कितने परसेंटेज से ऑक्यूपाई किया हुआ है अपना। तो बताओ यहां पे बताएंगे पैकिंग efficiency of this structure is 74%। इसमें हम बताएंगे कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में 74% एटम के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो बताओ यहां तक नोट करिए, फिर इसको आगे लिखा और दिखाते हैं। यहां तक लिख लिया आप लोग। देखिए और थोड़ा समझेंगे कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में बताओ अगर यहां से भी और कुछ आ जाए
कि इम्पेटी स्पेस, बताओ इम्पेटी का मतलब यह खाली स्थान। बताओ यहीं भी तुम देख लो, यहाँ पे खाली बच रहा है, ये जगह पे बच रहा है, खाली बच रहा है। तो बताओ 100% में अगर हम 74 को माइनस कर देंगे तो 26% इम्पेटी स्पेस बचेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द इम्पेटी स्पेस ऑफ HCP इज 26%। और बताओ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली जिंक और मैग्नीशियम के एलिमेंट में मिलता है आपको। तो लिखिए दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन जिंक एंड मैग्नीशियम। यहां तक आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया लिखा हुआ। तो आप देखिए हेक्सागोनल, देखिए आप जनरली और समझ लेंगे इसके बीच में, आगे थोड़ा सा आगे हम बताएंगे और कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में जो यहाँ पे देखिए 6 एटम को वो टच कर रहा है, इसकी एक और डायग्राम बनेगा, आपको आगे दिखाएंगे। अब देखिए ये तो आपने एक प्रकार के पढ़ा हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। अब आगे लिखिए बी नंबर, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। देखिए इसको हम प्यार से CCP बोलेंगे, CCP। तो इसका हिंदी क्या होता है? घनीय निविड़ संकुलन। घनीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्या था? षटकोणीय निविड़ संकुलन था आपका। तो देखिए आप इसमें आप समझेंगे देखिए हमने यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ की जो गोले का जो अरेंजमेंट होता है, अब बताइए इस गोले यहाँ पे फर्स्ट लेयर में रखा गया, इसका नाम हमने ए दिया, इसके ठीक ऊपर इसका नाम बी, देखिए इसका जस्ट उल्टा सी, और यहाँ भी देखिए ये आपका रिपीट कर रहा है आपका। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ABC टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे गोले का जो अरेंजमेंट किया गया है, तो बताओ ये फर्स्ट लेयर गोला हो गया, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर। तो अब क्या कहेंगे कि बताओ प्रत्येक फोर्थ लेयर का जो गोला है ये फर्स्ट गोले के क्या संरेख है, और उसी प्रकार से अगर इस गोले को इसके ठीक ऊपर में रख दूं तो ये भी पांचवा परत की जो गोला होगी वो सेकेंड का क्या होगा? समानांतर होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्लॉज पैकिंग बोलते हैं। क्लियर? इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, देखिए लिखा देते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ a sphere take place in such a way that the sphere of fourth layer will be similar to first and fifth layer are aligned vertical to the second layer। बताओ इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे हम क्या बताएंगे? इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम ABC स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिखेंगे दिस arrangement is called ABC.ABC
क्यों, देखिए ना ए बी सी, फिर इसके ऊपर में रख दूं तो ए बी सी आपका वो चलते जाएगा आपका। बताओ आप जनरली और समझेंगे कि अगर ये दोनों गोले को देखिए, इसको अगर मैं सटा दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका गोला 6 गोला, यहाँ भी आपका 6 गोला। बताओ इन दोनों को अगर मैं सटा दूं तो जाहिर सी बात है ऊपर देखिए, ऊपर वो और ये दोनों आपस में कितने को टच कर रहा है, 6 इसको टच कर रहा है 6। बताओ इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 6 ये और ये 6 दोनों मिला देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा आपका। लिखिए इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। अब इसमें भी बताएंगे द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 74%। इसमें भी आपका क्या होगा, 74% ही होगा। तो आप जनरली सीसीपी जो होता है, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग जो होता है, ये किस में मिलता है, तो आप बताएंगे सिल्वर और गोल्ड में मिलता है आपका। तो लिखिए दिस स्ट्रक्चर is found in silver and AU। अब यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये था आपका क्यूबिक क्रॉस पैकिंग, जिसको आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, घनीय निविड़ संकुलन संरचना बोलते हैं। चले आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इंटरस्टिशियल वॉइड्स। देखिए आप जानेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स किसको कहते हैं, जिसका हिंदी में क्या बोलेंगे, रिक्तिका। क्लियर हुई बात। तो आप जानेंगे कि ये इंटरस्टिशियल क्या होता है। जैसा कि आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में आप क्या जानेंगे कि इसके अंदर में जितनी सारे पार्टिकल्स होती है, ये सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक होती है, और क्लोजली पैक में उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप स्थान बच जाता है। तो उसी गैप स्थान को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलेंगे। बात समझ में आया। यानी बहुत सारे एटम यहाँ पे रखा गया, तो एटम के बीच जो खाली स्थान बच जाता है, उसी खाली स्थान को हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। ठीक, अब पहले इसका डेफिनेशन लिखो। द कॉन्स्टिट्यूएंट particles in solid are closely packed. The constituent particles in solid are closely packed and some minimum space unoccupied by the particles is called voids। बात समझ में आ गया, voids किसको कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे these are two types। देखिए voids दो तरीके से होते हैं। आप ए नंबर में लिखेंगे टेट्राहेड्रल voids, और बी नंबर में आप लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल voids। क्लियर हुई बात। आप यहां तक अगर लिख लिए तो आप ए नंबर टेट्राहेड्रल voids लिख के डस करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
लिखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए इसको हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, चतुष्फलकीय रिक्तिका पढ़ते हैं। तो आप जनरली जानेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है, देखिए ये क्या होता है कि चार गोले के सेंटर, चार गोले के केंद्र मिलने से जो वॉइड्स का निर्माण होता है, जो रिक्तिका का निर्माण होता है, उसी को हम क्या पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हैं। जैसा आप ये देखिए चार, देखिए हमने क्या, टेट्रा मतलब क्या हुआ, चार, यानी चार गोला आपस में मिलेगा, और चार गोले के सेंटर मिलने से, देखिए ये देखिए ये जो बीच का स्टेप बच गया, इसी को मैं बाहर कर दूं तो ये बिल्कुल आपको इस टाइप का नजर आएगा जी। इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी जान लीजिए कि देखिए मान के चलो मेरे पास एक गोला, दो, तीन गोला। अब बताओ इन तीनों का सेंटर पॉइंट यहां पे आता है, तो इन तीनों के सेंटर, चौथा एटम को क्या कर दिए, इसके ऊपर रख दिए। बताओ इसके ऊपर रखने से जो वॉइड्स बन रहा है, जो खाली स्थान बच रहा है, इसी को फिर हम क्या पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पढ़ते हैं। या फिर आप ऐसी को ऐसे भी दिखा सकते हो, देखिए यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा गौर करना, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये देखिए इस सेंटर को सेंटर से मिला दो, मिल गया। बताओ यहाँ पे कितना गोला खा गया है, तीन गोला। अब हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गोला इसके ऊपर रख देंगे, यानी देखिए यहाँ पे ये गोला। अब बताओ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वो गोला इसके ठीक नीचे, मतलब ग्राउंड में तीन गोला है, इसके ऊपर में एक गोला रख दूं, तो रखने के बाद जो खाली स्थान बचेगा उसी को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अब देखिए इसको हमने यहां से मिला दिया, क्लियर हुई बात। बताओ इस प्रकार के जो बन रहा वॉइड्स, इसी वॉइड्स को हम क्या पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ते हैं। इसका आप डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे कि चार गोले के केंद्र मिलने से जो रिक्तिका का निर्माण होता है, उसी को हम चतुष्फलकीय रिक्तिका पढ़ते हैं। इसको डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द combination of the center of four sphere is called टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हुई बात। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बीच में क्या क्या है। अगर आप देख लीजिए, मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे चार गोले को रखा है, बताओ चार गोला, एक छोटा सा एटम लिया, अब इसके बीच में मैं यहाँ पे रख दूं इस जगह पे, बताओ ये जो गोला ऊपर से रखा तो वो आप क्या करेगा, वॉइड्स करेगा। यानी अगर यहाँ पे मैं रख दूं तो बताओ वही छोटा सा गोला आपस में चार गोलों को वो टच करेगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा। क्लियर हुई बात। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखिए, they contact with four sphere, ये चार गोलों को टच कर रहा है। क्लियर हुई बात। और थोड़ा सा आप जान लीजिए, अगर ये चार गोले को ये टच कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 बनेगा। तो लिखिए इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि बताओ अगर हम एक छोटा सा एटम को इस जगह पे रख दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, बताओ अगर यहाँ पे रखे तो बताओ ये क्या बन गया आपका, वॉइड्स। तो बताओ वॉइड्स का यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक गोले का सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। तो आप तुम खुद से देख लो कि बताओ गोले का आकार, वहां पे जनरली देख के बताएंगे कि वॉइड्स का जो आकार है ये गोले की तुलना में बहुत छोटा है। तो लिखिए द साइज ऑफ वॉइड्स इज मच स्मॉलर
much smaller than the size of a sphere। क्लियर। और थोड़ा आप जानेंगे कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस रेशियो होता है, तो रेडियस रेशियो का मतलब क्या, देखिए ये वॉइड्स का रेडियस और गोले का रेडियस, इन दोनों का रेडियस का जो रेशियो होगा, देखिए लिखेंगे द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ voids and a sphere is equal to 0.225। देखिए जनरली आप समझेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो रेडियस रेशियो होता है, उस रेडियस रेशियो 0.225 के बराबर होता है। क्लियर हुई बात। और थोड़ा सा देख लेंगे, आपको मैं बता ही दूंगा कि इसका 0.225 कैसे होता है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्लियर हुई बात। चलो और यहां पर आप नोट करिए, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, नोट कर लिए। देखिए और थोड़ा जानेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में थोड़ा सा और हम समझेंगे कि अगर मान के चलो क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में जितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, जितना भी आइटम प्रेजेंट है, अगर n टाइप्स ऑफ आइटम प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उससे दोगुना होता है, उससे दोगुना होता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। अगर इसको अगर मैं n मान लूं, अगर मान के चलो क्यूबिक क्लॉज में n टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो आप बताएंगे इसका दोगुना होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोगुना आपका होता है। एक चीज याद रखना, आपको ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा दोगुना होता है। कैसे होता है मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा ही दूंगा, यहाँ तक आप नोट कर रहिए। देखिए अब इसके कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, लिख लिया यहां तक। अब देखिए लिखेंगे नेक्स्ट लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो आप एक यहाँ पे पॉइंट आता है, ध्यान रखना कि आपको इससे पहले मैं बताया कि दुगुना कैसे होता है, वो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो जनरली आप समझेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक एफसीसी यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट होता है। एफसीसी यूनिट सेल, इससे पहले आपको भी मैं पढ़ा चुका हूं कि ऐसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो और इसके साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट हो, उसी को हम एफसीसी यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम एफसीसी यूनिट सेल का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए तो आप जनरली आप समझेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे, वो जनरली 3 एटम के सेंटर मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए मान के चलो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, इस ऊपर वाले को जो फेस का जो सेंटर आता है, इसके बीचों बीच का सेंटर यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसके बीचों बीच का जो सेंटर है, इसका सेंटर यहाँ पे मान लिया। और देखिए उसके अंदर वाला जो आपका दिख रहा है, इसका सेंटर तो बिल्कुल यहाँ होगा। अब इन तीनों को सेंटर मिला दो और एक एटम इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, थोड़ा चेक कर लीजिए। देखिए आप इस सेंटर को यहां से मिला दो, इसको यहां मिला दो और इसको मिला दो। क्यों, थोड़ा सा देखिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपके पास 3 एटम है और तीनों एटम का सेंटर को अगर मिला दो, देखिए तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह बना और ये ट्रायंगल बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह मैच कर रहा है आपका।
और दूसरा आइटम मैंने क्या किया, एक आइटम को यहाँ पे रखा। बताओ इसकी सेंटर यहाँ पे पॉइंट है, अब इसका सेंटर को मैं इसके सेंटर से मिला दिया और इसके यहाँ पे मिला दिया और इसके यहाँ पे मिला दिया। बताओ जिस तरीके से यह स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ भी मिल रहा है आपको। अब बताओ सेम उसी तरीके से इस फेस के सेंटर को यहाँ पे ले लीजिए, इसके ग्राउंड वाला जो फेस सेंटर है यहाँ पे ले लीजिए, और ये फ्रंट का जो दिख रहा है आपका, इस फ्रंट का यहाँ पे ले लीजिए आप। तो देखिए आप तीनों को भी मिला दीजिए। क्लियर भी बात। बताओ एक एटम इस जगह पे है और देखिए एक एटम तो बिल्कुल ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इस कॉर्नर से इसको यहाँ पे मिला दो। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए अब जानेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस रेशियो जो आपको इससे पहले बताया था कि 0.2 to 5 होता है, वो कैसे, थोड़ा जानिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरली एफसीसी यूनिट सेल में होता है। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए। देखिए मैंने क्या किया, एक यूनिट सेल बनाया। तो इससे पहले बताइए यूनिट सेल में एफसीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो एफसीसी में एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। देखिए इस कॉर्नर पे भी एक एटम प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात। और दूसरा इस, देखिए अभी आपने सीखा इससे पहले जो मैंने बताया था दो प्रकार की जो टेट्राहेड्रल्स होती है, तो डायरेक्ट बॉडी डायगोनल में टच कर रहा था, बॉडी डायगोनल में। देखिए एक एटम को मैं यहां रख दूं। क्लियर। और देखिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छा लगे आपको। ये जो बीच में जो खाली स्थान बच गया ये आपका वॉइड्स है। ये देखिए इसका सेंटर बिल्कुल बीचों बीच भाग में है। तो देखिए छोटा वाला जो गोला है इसका रेडियस मैं छोटा आर से दे रहा हूँ, ये भी आपका छोटा आर, और ये गोला है इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, ये भी गोला है इसको भी हम कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। बताओ इस फेस के सेंटर पे हल्के से इसको भी मिला दूं यहाँ से इस कॉर्नर पे, ध्यान रखना एक एटम यहाँ भी प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ भी देखिए आपका एक आर हो गया आपका। तो बताओ यहाँ से इसका जो एज लेंथ है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको ए बोल रहा हूँ। क्लियर हुई बात। इसका एज लेंथ कितना आपका होगा ए। तो बताओ आप यहाँ पे जो जो है उसको आराम से लिखिए। देखिए जो कैपिटल आर दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर। और छोटा आर जो दिख रहा है इस छोटा आर को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ वॉइड्स। क्लियर। बताओ ए आपको क्या बता रहा है, एज लेंथ। आप देखिए EDG होता है ना, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो अब बताइए आप यहाँ आपके सामने देखिए मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूं ABC और ये D। आप देखते जाइए कि यहाँ पे इसमें आपका दो तरीके से आपका क्या बन रहा है, दो को ट्रायंगल बन रहा है आपका। देखिए ABC एक ट्रायंगल बन रहा है और ACD भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप सिंपली लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। तो बताओ राइट ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस में क्या बोलता है कि डायरेक्ट देखिए AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्टली आपका AC का मान निकल जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताइए ये देखिए आपका एज लेंथ A है, यहाँ भी A स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। और यहां से क्या करेंगे, अगर
ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर। ध्यान रखना, आपको आगे काम आएगा। अगर ए सी स्क्वायर को जब हटाएंगे तो 2a स्क्वायर का रूट और ए स्क्वायर जब हटेगा तो बताइए ए इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू ए। क्लियर हुई बात। अब बताओ ए सी, अब देखिए यहाँ पे एक एटम ए पे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, सी पे भी प्रेजेंट है, यानी ए और सी दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए एंड सी टच ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो आप यहाँ पे समझेंगे ए और सी को टच कर रहा है, तो जनरली हम जानते हैं ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो एक आर और एक आर, 2r, तो क्या लिखेंगे 2r। क्लियर। तो बताओ हम यहां से जब ए सी का भी मान निकल गया तो आप देखिए ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी फिर से लिखेंगे आगे में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में बात करेंगे। बताओ एडी की हम बात कर रहे हैं, एडी। बताओ एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अगर ये एसी का स्क्वायर आपके सामने यहाँ पे कितना आया है, 2a स्क्वायर, तो यानी 2a स्क्वायर प्लस सीडी ए का स्क्वायर होगा। आप बताओ इसको हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a स्क्वायर रूट, ये एडी का मान आ गया। और जान लीजिए अगर ये एडी, आपको देखिए डायरेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर ये ए और डी की बात करो, एडी हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए एक कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, कितना हो गया 2 कैपिटल आर। तो देखिए डायरेक्टली लिखेंगे एडी इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस, देखिए बीच में भी आपका 2 आर है। क्लियर भी बात। तो एडी और एडी वो आपका कट जाएगा, सीधा हम क्या लिखेंगे ए और ए लिखेंगे। देखिए 2r प्लस 2r इक्वल टू √3 इंटू ए। क्लियर। अब बताओ 2 को हम यहाँ पे कॉमन कर दिए, r प्लस r इक्वल टू क्या लिखेंगे, √3 इंटू ए। ठीक है। बताइए ये देखिए अगर मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाएंगे तो आपका r प्लस r इक्वल टू √3। अब देखिए ए का मान आप कहाँ पे जानेंगे, ए का मान आपका यहाँ से आया है। देखिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं ए का मान, अच्छा एक मिनट यहाँ पे तुम देख लो, ए सी यहाँ भी है आपका कट जाएगा, सीधा हम क्या लिखेंगे 2r इक्वल टू √2a। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए a बराबर, ये देखिए इसको इधर ले आ जाएंगे तो आपका 2r इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2√2r बाई ए, तो ये और ये खत्म। बताइए a का मान क्या लिखेंगे, √2 इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए a का मान हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू आर बाई कितना, ये देखिए ये आपका नीचे जा रहा है 2, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको श्योरली 2 आएगा। तो एक √2 और एक √2 ये खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बचा। ऐसे काम करो, यहां तक आप नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया। देखिए अब थोड़ा सा 2 मिनट और देखिए, यहाँ पे आपका कैपिटल आर इक्वल टू, यहां से ये तो कट गया, आपको सिंपली क्या बच गया आपका √3 और √2 इंटू आर। ये मल्टीप्लाई में आर को इधर ले आओ तो r बाई आर इंटू आर बाई आर। और √3 का मान हम जानते हैं 1.73 बाई √2 का मान 1.414। अब इसको काट दो तो बताइए r बाई आर इक्वल टू 1.73 बाई 1.414। इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे एक बच गया उसको उधर ले जाएंगे तो -1। अब देखिए इसको हम एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो r बाई आर इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 0.225 के बराबर आपका होगा। तो आप जनरली समझेंगे कि देखिए टेट्राहेड्रल ऑफ व्हाइट्स का जो रेडियस रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे 0.225, यानी यहाँ पे r जो है ये आपका रेडियस ऑफ व्हाइट्स, रेडियस ऑफ स्फीयर गोले का, तो ये आपके इतना के बराबर होता है। यहाँ तक लिखिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिएगा, आपका इसका आंसर जवाब कर देंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस और आईआईटी क्वेश्चन भी पूछा गया है, थोड़ा सा उसको हम डील करते हैं। कैलकुलेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड वॉल्यूम ऑफ HCP। देखिए हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, इससे पहले जो आपने पढ़ा हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में, तो आप हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में आप डायरेक्ट यहाँ पे सीखेंगे कि इफेक्टिव एटम नंबर कितना होता है और उसकी वॉल्यूम कितना होता है। ये आपका जेई और आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग एक बार डायग्राम बनाइए। देखिए ये जो बीच का सेंटर है, सभी सेंटर पॉइंट पे रखो। देखिए इस टाइप का, ठीक, यानी आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। देखिए इस तरह से बनाए डायरेक्ट। नीचे को आप नीचे ले जाइए, ऊपर से इसको आप ऊपर मिला दीजिए। देखिए यहाँ पर रखा। बताओ अपने हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में देखिए एक एटम को आप यहाँ पे रखे थे, दूसरा आइटम यहाँ पे रखे थे, तीसरा आइटम यहाँ पे, सभी आइटम एक दूसरे को टच कर रहा होगा। ये इस टाइप का। ठीक, और एक आइटम बीच में भाग में है। बताओ ये सेंटर, बताओ इस सभी सेंटर को मिला दो। इस टाइप का बन गया। फिर देखिए नीचे भी आपका यहां से यहां बनेगा। एक आइटम इस तरीके से यहाँ पे टच है, इस तरीके से। देखिए बताओ नीचे आपके बिल्कुल 6 गोला, ऊपर भी 6 गोला, और इसके ठीक बीच में भी देखिए आप याद कीजिए, इस तरीके से हम बताए थे आप लोग को। एक गोला इस जगह पे है, दूसरा गोला इस जगह पे है, और तीसरा गोला इस टाइप का होगा। देखिए तो आप सबसे पहले आप जानेंगे कि इफेक्टिव एटम नंबर कितना होता है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में एटम की संख्या कितनी होती है। क्लियर। देखिए अब कैसे इसको निकालते हैं, लिखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए आप क्या बताएंगे, सबसे पहले देखिए जनरली आप समझेंगे कि बताओ बीच का भाग, ये आइटम कितने आइटम को टच कर रहा है, वो 6 आइटम। यहाँ भी कितने आइटम को टच कर रहा है, 6। अगर मैं ऐसे सटा दूं, बताओ टोटल 6 आइटम और ये 6 आइटम कितना हो गया, 12 आइटम। तो आप टोटल लिखिए 12 इंटू, बताओ एक लेयर में, फर्स्ट लेयर में ये बीच का गोला कितने आइटम को वो टच कर रहा है, 6 आइटम को टच कर रहा है। इसका शेयरिंग पार्ट कितना आपका होगा, 1/6। अब यहाँ पे लिखिए 1/6। क्लियर ये बात। बताओ अब ऐड करेंगे प्लस, बताओ ये तो आपका फर्स्ट लेयर हो गया। सेकेंड लेयर, देखिए सेकेंड लेयर, अब इसको अगर मैं बात करूं, यानी फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर देखिए नीचे एक लेयर हो गया और एक लेयर ऊपर हो गया, तो ये दोनों लेयर उसको टच कर रहा है। तो बताओ कितना लेयर हो गया, 2 लेयर। तो 2 लेयर इनटू, अगर ये बीच का आइटम इसको ये भी टच कर, देखिए ये भी टच कर रहा है, तो एक से एक लेयर को टच कर रहा है, तो इसका शेयरिंग फोर्स कितना होगा, 1/2। बताओ बीच में कितना आइटम है, 3। देखिए अब ये देखिए 2 2 खत्म, 6 2 जा 12, अब 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 3,
2 और 1 3, 3 और 1 3 और 3 6। तो बताइएगा इसमें कितना कि एटम नंबर जो आपका होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन HCP कितना बताइएगा 6 एटम। आपके ऑप्शन में भी रहता है, जनरली आपका जेई और एडवांस क्वेश्चन में देता है कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग में एटम की संख्या कितनी होती है, तो 6। कैसे 6, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए नीचे ग्राउंड में 6 गोला, बीच का ये आइटम 6 गोले को टच कर रहा है, ये भी देखिए 6 गोले को टच कर रहा है, तो 6 और 6 दोनों मिला दो, आपके टोटल कितना हो गया आपका 12 आइटम। बताओ एक लेयर में बात कर रहा हूं, बताओ इसमें आपके बीच वाला आइटम 6 आइटम को टच कर रहा है, तो आपका कितना शेयरिंग पार्ट्स आपका होगा 1/6। बताओ बीच वाला जो लेयर होगा, ये 2 लेयर को टच कर रहा था, इसको छोड़ करके कितने लेयर दिख रहा है 2 लेयर, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। बताओ और ये दोनों आपस में टच कर रहा है, इसकी जो टच कर रहा है, बताओ ऊपर से भी नीचे कर रहा है, ऊपर से भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है, इसका जो शेयरिंग पार्ट्स कितना होगा 1/2, तो 1/2 लिखा। और बीच का आइटम कितना दिख रहा है 3, इसको मैं कैलकुलेट किया तो आपका कितना आया आपका 6 आइटम आया। अब यहाँ पे नोट करिए, अब हम आगे सीखते हैं वॉल्यूम, ये भी आपका पूछा गया है। हो गया। अब देखिए इसमें जनरली वॉल्यूम भी सीखेंगे कि हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का वॉल्यूम कितना होता है। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए, किसी की भी वॉल्यूम निकालने के लिए हमको हाइट की जानकारी होनी चाहिए, हाइट के साथ साथ उसका एरिया का, आप जिसका निकालेंगे उसका एरिया और हाइट दोनों मालूम होना चाहिए। अगर दोनों मालूम होगा तो वॉल्यूम अपने आप निकल जाएगा आपको। क्लियर। सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, लिख सकते हैं हाइट ऑफ HCP, ये आपका फिक्स रहता है 2/3 4R, ये √2। देखिए ये आपका हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का हाइट इतना होता है। चलो बात। देखिए अब यहां तक लिखने के बाद अब और जानेंगे। बताइए अब यहां से अगर किसी एक पार्ट ले लो, देखिए यहां से ये पार्ट ले लो, चाहे तुम किसी को भी ले लो, या तो ये तुम ले लो। बताओ अगर मैं उसको बाहर कर दिया तो जनरली आप एक ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसको आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल पढ़ते हैं। बताओ एक इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ बेसिस या एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू A²। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी इसके लिए, यानी समबाहु मतलब क्या, तीनों का जो भुजा होगी ये आपस में बराबर होगा। बताओ अगर ये बराबर है तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इसका एज लेंथ A मान लू, ये मान लू, बताओ यहां से यहां तक अगर रेडियस में R मान लू, यहां से भी आपका रेडियस क्या होगा R। बताओ यहां से अगर R है तो A का मान आप क्या लिखेंगे 2R। क्लियर बात। बताओ यहाँ पे सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना होता है, तो मेरे पास आप काउंटिंग करके देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बेस का कितना आपका होगा 6, तो आप डायरेक्ट लिखिए हेंस एरिया ऑफ 6 बेसिस 6 आधारों के क्षेत्रफल बराबर आपका होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/4 इंटू A² यानी 2 2 4 और ये R², ये आपका निकल गया। देखिए एरिया भी निकल गया, मुझे हाइट भी मालूम है। आप सीधा डायरेक्ट लिखो, इसलिए वॉल्यूम ऑफ HCP, तब डायरेक्टली क्या लिखेंगे हाइट इंटू 6 बेसिस, एरिया ऑफ 6 बेसिस लिखिए, एरिया ऑफ 6 बेसिस। बताइए हाइट आपको कितना दिया हुआ 2/3 √3/4 इंटू एरिया ऑफ 6 बेसिस। देखिए यहाँ कितना आपका दिया हुआ है 6 इंटू √3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई कितना 4। अब देखिए तो ये √3 से ये √3 खत्म। क्लियर हुई बात। बताओ ये 4 से ये 4 खत्म, कैंसिल हो गया आपका। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बच गया, देखिए तो 4 और 6 बच गया, तो 4 और 6 जो बच गया, तो आप बताएंगे 4 और 6 जो बच गया, बताइए यहां से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 4 6 जा 24।
आर का स्क्वायर और यहाँ पे आर कितना होगा आर क्यू और √2 तो बच ही गया, यही आपका सॉरी √2 आपका होगा यहाँ पे, यही आपका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ तक आप नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।